स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम जो सप्ताह में हमारा टेस्ट पेपर होता है उसे करने जा रहे हैं और टेस्ट पेपर 3 जो हमारा है, लास्ट संडे आप लोगों ने ये टेस्ट पेपर किया होगा, तो उसी की व्याख्या हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा था, अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है। अनुत्तरित शब्द है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में। पहला इसका ऑप्शन है जिसका उत्तर दिया गया हो, दूसरा ऑप्शन है जिसका उत्तर न दिया गया हो, तीसरा ऑप्शन है जिसके अंदर अर्थ भरा हो, चौथा ऑप्शन है जो आलोचना के योग्य हो। तो इसका बिल्कुल सही आंसर आप सभी लोगों ने दिया, जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे अनुत्तरित शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, मैं जल्दी जल्दी आपको कराऊंगी। डपोर शंख मुहावरे का अर्थ होगा। डपोर शंख कहते हैं, किसी चीज के लिए बोल देते हैं अरे ये तो डपोर शंख है, तो उसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन दिया है बहुत बड़ी गिनती, बी ऑप्शन भारतीय शंख, सी ऑप्शन विशेष तरह का शंख, या डी ऑप्शन बेसिर पैर की बात करने वाला। तो ध्यान रखिए, डपोर शंख हम कहते हैं बेसिर पैर की बात करने वाले को, और आप सभी लोगों ने इसका लगभग सही आंसर दिया है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 3। गूंथना और गूंथना का अर्थ होगा। दो शब्द हैं, गूंथना और गूंथना। ऑप्शन दिया है चोटी बनाना और भिड़ना, ऑप्शन दिया है सानना और पिरोना, ऑप्शन दिया है भिड़ना और लिपटना, ऑप्शन दिया है पिरोना और आटा सानना। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताती हूँ। जो गूंथना शब्द आता है तो इसको ध्यान रखिए, हम कहते हैं जैसे कपड़े गूंथना या माला गूंथना, तो मतलब होता है कि किसी चीज को पिरोना, तो इसका अर्थ होगा पिरोना। तो आप देखेंगे कि पिरोना यहाँ पर दिया है इस ऑप्शन में, बाकी में नहीं है, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। आंसर आपको पता चल गया कि गूंधना शब्द का जो अर्थ है वो है सानना, जैसे आटा गूंधना होता है और कपड़े या माला गूंथना होता है, मतलब पिरोना। तो आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो वो क्लास आप ले सकते हैं निधि एकेडमी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, निधि एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए, हमारी क्लास लाइव क्लास ले सकते हैं, कंप्लीट बैच ले सकते हैं। और जो ये टेस्ट पेपर आप दे रहे हैं, जो अभी देख रहे हैं, ये टेस्ट पेपर अगर आपको करना है तो टेस्ट सीरीज में जाकर आप ये टेस्ट पेपर ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज में। और इसके साथ ही साथ किताबें अगर आपको चाहिए होती हैं तो पाठ्य पुस्तक यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन में जाके आप अपनी जैसे आप चाहें तो एग्जाम के अकॉर्डिंग या आप चाहें सारे परीक्षा के अकॉर्डिंग आप अपनी किताबें ले सकते हैं। हस्तलिखित किताबें अब आपकी अब बन चुकी हैं, जिसकी डिमांड आप लोग कर रहे थे कि मैम आप जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ाती हैं वही हमें A to Z अगर लिखा हुआ मिल जाए साफ साफ शब्दों में सही वर्तनी के साथ, तो उसी चीज़ को आपको प्रिंटिंग फॉर्म में दे दिया गया है जो मैं क्लास में कराती हूँ। इन किताबों के अंदर वही है। तो आप अगर इसे चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, वहाँ से बुक करा सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट ही बुक करना है तो आप एप्लीकेशन पर जाकर पाठ्य पुस्तक यहाँ पर जाकर आप बुक करा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं, प्रश्न संख्या 4 है हमारा। उत से निर्मित शब्द है, उत शब्द दिया है, उत उपसर्ग है, और इससे क्या हमारा कौन सा शब्द बना है ये पूछना है। अवकाश, उपकार, उच्चारण या अध्ययन। तो ध्यान रखिएगा, अवकाश नहीं होगा, कट जाएगा, उपकार भी नहीं होगा और अध्ययन भी नहीं होगा। हमारे पास बचता है उच्चारण, और ये उत प्लस चारण शब्द से मिलकर बना है उच्चारण। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। गमन को विपरीत बनाने के लिए, या गमन का विलोम होता है आगमन, तो आपको आगमन बनाना है तो गमन के आगे आपको क्या लगाना है, आ लगाना है। तो खोज लीजिए और डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। बहुत आसान पेपर था, आसानी से आप इसे कर सकते हैं। इसी तरह का प्रश्न आपकी परीक्षा में होता है, आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि सद्धर्म
का सही संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है। देखो सद्धर्म, तो आप कहेंगे सद्धर्म, यानी सद और प्लस धर्म, ये दो शब्द हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आपको पता है सद कोई शब्द नहीं होता है, तो आप देखेंगे जब कोई शब्द नहीं होता तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और ये तो आपको पता है इस तरह का मूल शब्द कोई है ही नहीं तो कट जाएगा। आंसर आपके सामने आया सत प्लस धर्म, और आपको पता है सत शब्द का मतलब अच्छा से होता है, तो वह जो अच्छा धर्म, तो सद्धर्म होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी सद्धर्म का संधि विच्छेद होगा सत प्लस धर्म। और आपको पता है कि जब ये शब्द हमारा सत प्लस धर्म, ये त इस ध से मेल करता है, व्यंजन संधि है इसमें, ध कौन सा है, चौथा वर्ण है, त पहला वर्ण है, तो किसी प्रथम वर्ण का मेल किसी चौथे वर्ण से होता है तो यह अपने ही तीसरे में बदल जाता है, और इसका तीसरा वर्ण है द। यहाँ पर आपका टुकड़ा और यहाँ पर आपका जो शब्द दिया है वो उतर जाएगा, जोड़ के हमारा शब्द आ जाता है सद्धर्म। ठीक है, ये संधि का नियम है, अगर आपने संधि की होगी तो आसानी से पता होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है लक्ष्य भ्रष्ट में समास होगा। तो लक्ष्य भ्रष्ट का हम अर्थ अगर देखें तो लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाना, यानी लक्ष्य से दूर चले जाना। तो लक्ष्य से जो दूर चला गया तो उसी को लक्ष्य भ्रष्ट कहते हैं। ऑप्शन दिया है कर्ण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। आपको पता है अधिकरण स्थान और समय को बताता है, ये नहीं होगा। संबंध को बताने वाला संबंध तत्पुरुष है, ये नहीं होगा। अब इन दोनों में आपको आता है कि लक्ष्य से भ्रष्ट की हम बात कर रहे हैं, तो से आ रहा है कारक चिन्ह। तो करण किसको बताता है, करण कारण को बताता है, साधन को, तो इसमें कोई कारण या साधन नहीं बताया गया। अब आपके पास एक आंसर आ गया अपादान, जिसमें किसी चीज का दूर होना या अलग होना दिखाया जाता है। तो जब लक्ष्य भ्रष्ट होता है इंसान तो लक्ष्य से दूर हो जाता है, तो यही आपका आंसर होगा, बी आंसर। ठीक है, आपको पता ही है, मैंने आपको समास पढ़ाए ही हैं। अब यह रही बात अगर तत्पुरुष समास की, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आप तत्पुरुष समास के भेद पढ़ना चाहेंगे। अगर पढ़ना चाहेंगे तो मैं आपको यूट्यूब पर क्लास दे दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं नंबर 8। नंबर 8 हमारा कहता है जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। इसमें जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है। अब ये कौन सा वाक्य नहीं, प्रश्न में यहाँ पे कौन सा उपवाक्य है ये यहाँ पे है। तो ऑप्शन दिया है संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या क्रिया उपवाक्य। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि जब पानी बरसता है तो इसके साथ क्रिया क्या होती है, मेढक के बोलने की क्रिया होती है। तो बोलने के लिए ये पॉइंट आ रहा है, मतलब ये बोलने की विशेषता को दिखा रहा है। तो जब बोलना क्या है, क्रिया है, तो क्रिया के लिए आया है, तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्रिया विशेषण का काम कर रहा है, तो क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्प में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध करनी है। अब देखो एक सीधा सीधा ये कह देता कि इस शुद्ध वर्तनी बताइए, लेकिन घुमा फिरा के दिया है, कहा अध्ययन शब्द की आपको सही वर्तनी बनानी है। आसानी से आप बता देंगे ये नहीं होगा, कट जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आंसर होगा बी, अध्ययन। ध आधा होता है, आपको आंसर मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। वाक्यांश को क्रम से लिखना है। तो उसमें तेल ही तेल घर आकर जब मैंने बर्तन के ढक्कन को खोला दिखाई दिया। देखो इस तरह के वाक्यों को हम कैसे सही कर सकते हैं, तो हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं। एक मैं आपको बता दूं, ऐसे तो आप दिमाग लगाएंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन आपको ऑप्शन का सहारा लेते हुए जल्दी से करने का तरीका ये होता है कि आप देखें कि लास्ट में क्या हो सकता है। यानी लास्ट में हिंदी भाषा में क्रिया होती है, तो दिखाई दिया का जो पॉइंट है वो 4 है। तो आप देख सकते हैं कि इन ऑप्शन में लास्ट में किस में है, तो इन दोनों में है यहाँ पर 4। तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 2 ऑप्शन तो कट गए।
अब इसके बाद आप देखेंगे कि शुरुआत में क्या हो सकता है, या तो 2 होगा या तो 3 होगा। तो हम सेट कर लेते हैं कि शुरुआत वाला कौन सा होगा। एक जैसे ही शुरुआत पता चलेगी तुरंत हमें पता चल जाएगा। तीसरा देखें, जब मैंने बर्तन के ढक्कन को खोला, अगर इसे देखें तो उसमें तेल ही तेल उसके बाद दोबारा घर आकर दिखाई दिया। तो यानी ये क्या हो जाता है, ये हमारे इसको ऑप्शन को क्या कर देता है, इसमें एक बीच में रुकावट आ जाती है। हम दूसरे को इसको देखें पहले को कि घर आकर जब मैंने बर्तन के, अब तो इसका मतलब ये दूसरा वाला हमें सही आ रहा है कि घर आकर जब मैंने बर्तन के ढक्कन को खोला तो उसमें तेल ही तेल दिखाई दिया, और यही वाक्य हमारा सही हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम पहचान लेंगे। अगला वाक्य लेते हैं, वाक्य है हमारा 11 प्रश्न। ज्यों ज्यों पटु झटकती हटती हसती नचावती नैन, त्यों त्यों निपट उदारहु फगुआ देत वने ने। अब इन पंक्तियों में कौन सा अनुभाव है, इसने ऑप्शन दिया है वाचिक अनुभाव, कायिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव और सात्विक अनुभाव। आपको ये देखना है कि इसमें कहा गया है कि अनुभाव कौन सा है। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या पंक्ति के अंदर जो बात आ रही है वो आँखों को, मतलब आँखों को चंचलता के तरह के साथ घुमाना, मटकाना, ये सारी चीज़ें दी है। मतलब शरीर के अंगों के द्वारा क्रिया प्रतिक्रिया होती हुई नजर आ रही है। तो मैंने आपको बताया ही है रस के अंदर कि जब शरीर के अंगों के द्वारा क्रिया प्रतिक्रिया होती है तो वो कायिक अनुभाव होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कायिक अनुभाव हो जाएगा, क्योंकि इसमें नैनों के द्वारा क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, चेष्टा हो रही है। तो आश्रय की चेष्टा ही अनुभाव कहलाती है। तो कायिक अनुभाव इसका आंसर। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 12। सरसी छंद में होता है। अब देखो सरसी छंद की परिभाषा आपको याद करनी पड़ेगी। सरसी छंद की परिभाषा के अंदर होता है कि इसके अंदर 27 मात्राएं होती हैं और 16-11 पर यति होता है और अंत में गुरु लघु होता है। तो आंसर जो है वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। ठीक, तो ये परिभाषा से, ये इस तरह के प्रश्न आपको कैसे याद रखने होंगे, आपको सारे छंदों की परिभाषा याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसका आंसर डायरेक्ट मिलेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 दिया है। चरण धरत चिंता करत चितवत चाहुओर, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि विचारी चोर, उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। इसने अलंकार पूछा है। ए ऑप्शन श्लेष, बी ऑप्शन यमक, सी ऑप्शन उपमा और रूपक। तो आप देखेंगे कि उपमा सा सी सो हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा, उपमा कट जाएगा। रूपक में हमें कहीं योजक चिन्ह नजर नहीं आ रहा जिसमें हम उपमेय उपमान खोज सके, तो ये भी कट जाएगा। इसके बाद बचता है हमारा यमक। तो कोई एक शब्द की आवृत्ति नहीं हो रही है एक से अधिक बार, तो ये कट जाएगा। बच गया हमारे पास श्लेष। और आपको पता है कि हम ऐसे भी जानते हैं श्लेष अलंकार किसमें है, सुबरन शब्द में है। सुबरन शब्द के 3 अर्थ यहाँ पर निकल रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि सुबरन को ढूंढत फिरत, सुबरन को ढूंढते फिर रहे हैं कवि, व्यभिचारी और चोर। तो कवि के परिप्रेक्ष्य में अच्छे शब्द हो गया इसका अर्थ, व्यभिचारी के परिप्रेक्ष्य में सुंदर स्त्री हो गया और चोर के परिप्रेक्ष्य में सोना हो गया। ठीक है, तो ये तीनों इसको ढूंढते फिर रहे हैं। तो श्लेष अलंकार इसमें हो गया। आगे बढ़ते हैं, नंबर 14। नंबर 14 कहता है किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन कौन सा निबंध कहलाता है। ऑप्शन दिया है भावनात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक या विवरणात्मक। तो देखो विवरणात्मक इसका आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह के का हम जब निबंध बनाते हैं तो वो विवरणात्मक कहलाता है। डी आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। संचारी भावों की संख्या की होती है रिक्त स्थान। ठीक है, तो आपको बताना है 40 होती है, नहीं, 35 होती है, नहीं, 30 होती है, नहीं, 33 होती है। याद होगा आपको जब मैंने आपको बताया, फैक्ट क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ याद रखने वाली, मतलब समझाने वाली चीज नहीं है, आपको याद रखना है 33 संख्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16।
अनुरक्त शब्द का विलोम है। अनुरक्त शब्द का विलोम अनुरक्ति नहीं होगा, विरक्ति नहीं होगा, अनर्थ नहीं, विरक्त होता है। अनुरक्त का मतलब होता है किसी में लगा हुआ और विरक्त का मतलब उससे मुक्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कहता है एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है। देखो, एकाक्षरी भाषा परिवार निम्न में से कौन सा है? तो एकाक्षरी में अब हमारा जो चीनी भाषा परिवार है वो आता है। एक अक्षरी का मतलब क्या होता है कि जो शब्द है ना वो एक अक्षर की तरह से लिखे जाते हैं, यानी जो लिखा जाता है, जैसे हम लिखते हैं तो हम सुरेखा बना के शब्द बना देते हैं, उसमें एक एक अक्षर लिखा जाता है, तो वे भाषाएं हमारी एक अक्षरी भाषा कहलाती हैं। और उनमें से जो चीनी भाषा परिवार की जो बोलियां हैं, भाषाएं हैं, वो एक अक्षरी कहलाती हैं। ठीक है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 दिया है हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? हिंदी भाषा की, तो जब हम हिंदी भाषा की बोली के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है 5। ठीक है, 5 बोलियां हैं हिंदी भाषा के अंदर जो उसकी मुख्य बोलियों में आती हैं। अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कहता है निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द आपको बताना है गंगा, पुराना, नीला या मोटा। तो हमें पता चलता है कि पुराना, नीला और मोटा ये तीनों हमारे क्या हैं? विशेषण शब्द हैं। क्या हैं? विशेषण। ये हमारे विशेषण कहलाते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, ए आंसर हमारा हो जाएगा गंगा। ये हमारा क्या है? संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कहता है निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द हमसे पूछा जा रहा है, पुल्लिंग बताना है आपको। कढ़ी स्त्रीलिंग शब्द हो गया, चील स्त्रीलिंग शब्द हो गया, संतान यह भी स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, तो ये तीनों हमारे क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये तीनों स्त्रीलिंग है और दिन हमारा पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक, तो दिन हो गया पुल्लिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? इसने कहा अकारांत और स्त्रीलिंग, तो आपको याद होगा कि अकारांत स्त्रीलिंग में हम क्या करते हैं? हम अ को हटाकर केवल इसे जोड़ देते हैं। तो ऑप्शन हमारा दिया ही हुआ है, ए ऑप्शन में दिया है अंत स्वर के बदले ओ कर देते हैं, गलत। अंत स्वर के साथ ए लगा देते हैं, गलत। अंत स्वर के बदले ए कर देते हैं, ठीक है, ये अंक के साथ। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक, आप लोगों को रूल याद होगा, मैंने पढ़ाया था, तो इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं समझाने वाला, ये तो आपको बहुत आसानी से आता है, तो आपने कर दिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कहता है निम्न में से दीर्घ स्वर है। बहुत आसान है, आपको पता है दीर्घ स्वर में आंसर बी आ जाएगा, ई आ रहा है। और ये दोनों आपको पता है आपने किस में निकाले अलग? तो ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत हमने बाहर किए हैं। याद आया आपको? मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है कि संयुक्त स्वर में हम इनको बाहर कर देते हैं। है तो दीर्घ स्वर ही, लेकिन दीर्घ स्वर में भी अगर हमें जब इन तीनों में से किसी एक को चुनने की बात आए तो ये दोनों हमारे संयुक्त स्वर की श्रेणी में होकर बाहर हो जाते हैं और प्योर हमारा जो मूल दीर्घ बनता है वो ई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? श्रोता शब्द के लिए, यानी जो श्रोता सुनने वाला जो होता है उसके लिए कौन सा सर्वनाम आता है? पहला ऑप्शन है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुषवाचक क्या होता है? उत्तम होता है जो बात को बोल रहा है, ठीक है, तो बोलने वाला हो गया, तो ये कट जाएगा। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है जो सुन रहा है, तो हमको क्या चाहिए? श्रोता चाहिए। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, आंसर बी हो गया, बाकी हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है। अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न संख्या 24।
प्रश्न संख्या 24 कहता है वहां भयंकर दुर्घटना हुई है, रेखांकित पद है, क्या है? विशेषण है, क्रिया विशेषण है, प्रेविशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। तो आपको पता है वहां भयंकर दुर्घटना हुई है, तो दुर्घटना की क्या बता रही है? विशेषता बता रही है कि कैसी दुर्घटना हुई है? भयंकर हुई है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है? ये एक विशेषण है। आंसर ए हो जाएगा। बात पता चल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 आपका कहता है उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य के अंदर दो क्रियाएं हैं। पहले वो नहाया और फिर उसने भोजन किया, तो संयुक्त क्रिया होगी क्या? नहीं, गलत। प्रेरणार्थक प्रेरणा देने का काम कर रहा है क्या? नहीं, गलत। द्विकर्मक क्रिया होगी क्या? नहीं, गलत। पूर्वकालिक क्रिया होगी, यस, पूर्वकालिक क्रिया होगी। और मैंने क्रिया में आपको पढ़ाया है, तो इस तरह से जब भी आप प्रश्न करेंगे तो इसी तरह से प्रश्न करेंगे, और उम्मीद करती हूँ आपने इस प्रश्न का आंसर भी सही दिया होगा। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी पूर्वकालिक क्रिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में से करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब ये यहाँ पर दिया है कि ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए, इनमें से कौन सा वाक्य या कौन सा शब्द है जिसमें करण कारक का विभक्ति चिन्ह को दूसरे रूप में बदल के दिया है? जैसे लड़का दर्द के मारे झटपटाता रहा, भोजन के निमित्त पधारिए, सिंह वन में या गुफा में रहता है, सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है। अब आप देखेंगे कि ये जो शब्द है लड़का दर्द के मारे, यानी वो झटपटा रहा था। किसके कारण झटपटा रहा था? दर्द के कारण झटपटा रहा था। और करण कारक हमेशा कारण या माध्यम या साधन को बताता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इसी में करण कारक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो दर्द यहाँ पर क्या है? करण कारक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? देखो, संदिग्ध और भूतकाल मैंने आपको बताया था, तो वाक्य के अंत में जाके आप पहचान कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है रखा, आ आया है, था, तो ये क्या हो गया? ये पूर्ण भूतकाल हो गया। फिर रखा यानी आ और था, डबल भूत आ रहा है, तो पूर्ण भूत हो गया। यहाँ पे रखा और होगा, ये किसको दिखा रहा है? संदिग्धता को दिखा रहा है। तो मैंने वही सामान रखा होगा, ये ही वाक्य हमारा क्या है? संदिग्ध भूतकाल का होगा। ठीक है, आसानी से बात समझ में आ गई। मैंने आपको पढ़ाया ही था, काल में आपने पढ़ा होगा। और आप में से जिन छात्रों ने नहीं पढ़ा हो या उनको समझ में नहीं आ रहा हो, तो उनको मैं यही कहूँगी कि मेरे YouTube पर जाएं और वहाँ पर जो हमने काल पढ़े हैं वहाँ पढ़ें। आप सभी लोग जानते हैं ना कि ये टेस्ट पेपर आप मेरे ऐप पर जाकर देते हैं संडे के दिन, और मैं आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ मंगलवार के दिन। तो इसीलिए इसी क्रम में आप लोगों को टेस्ट पेपर करना है। आप लोगों ने कर लिया होगा, आंसर भी सही दिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है 28। निम्न में से भाववाच्य बनाना है। भाववाच्य हमारा क्या कहता है? तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, और पुस्तकें लिखी जाएंगी। आपको पता है भाववाच्य के अंदर हमारी क्या होती है? क्रिया होती है। और मैंने आपसे कहा वो क्रिया को फोकस करता है। या तो कर्ता के साथ से कारण चिन्ह आया हुआ होता है, या फिर क्रिया ही प्रधान दिखाई गई होती है। तो इस वाक्य में देखें, तुम के साथ कोई से कारक चिन्ह नहीं, कट जाएगा। बच्चे के साथ से कारक चिन्ह नहीं है, पुस्तकें लिखी जाएंगी, ये इसमें कर्म दे रखा है। अब बचा हमारे पास यहाँ पे अब चला जाए, तो इसमें क्या प्रधान है? क्रिया प्रधान है। और क्रिया प्रधान वाले वाक्य भाववाच्य कहलाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 29। अमी का तत्सम रूप है। अमी का तत्सम रूप बताना है। अमी माने होता है अमृत, तो अमृत का यहाँ पे दिया है, अमृत दिया हुआ है। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। बी आंसर। नेक्स्ट शब्द है आपका 30। निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है?
उत्कंठित शब्द का पर्यायवाची नहीं दिया है। तो उत्कंठित का मतलब होता है जानने की इच्छा रखने वाला। तो इच्छुक, इसका मतलब भी क्या होता है? जानने की इच्छा रखने वाला। लालायित, इसका मतलब भी होता है जानने की इच्छा रखने वाला। उत्सुक का मतलब भी होता है जानने की इच्छा रखने वाला। तो अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा, कामना। ठीक है, तो यही इसका पर्यायवाची नहीं है और यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमने 30 प्रश्न किए। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों ने इसके सही आंसर दिए होंगे। जो छात्र आज हमारे इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, जिन्हें नहीं पता है कि ये प्रश्न कहाँ से होते हैं, कैसे करते हैं, तो उन छात्रों की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को मेरे एप्लीकेशन पर जाना होता है। जो मेरा एप्लीकेशन है निधि एकेडमी, इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। इस एप्लीकेशन पर एक ऑप्शन दिया है टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में ही जब आप जाएंगे तो नीचे एक ऑप्शन दिया होता है साप्ताहिक टेस्ट सीरीज। तो साप्ताहिक टेस्ट सीरीज में आपको हर संडे के दिन एक टेस्ट पेपर मिलता है हिंदी का, जिसमें 30 प्रश्न आपके होते हैं। वो प्रश्न आपको करने होते हैं संडे के दिन, मंडे के दिन, 2 दिन आपको दिए जाते हैं और मंगलवार के दिन मैं उनका एक्सप्लेन करवाती हूँ आपके यूट्यूब पर, ताकि आप लोग ये समझ लें कि अगर कोई प्रश्न आपसे गलत हुआ है तो उसमें गलती क्या थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टेस्ट पेपर के साथ।